आज हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, क्यों और किस कारण हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के समय में हुई और इस समय इसकी सबसे बड़ी मांग थी। देश संकट काल से गुजर रहा था। अकाल, महामारी तथा विदेशी सरकार की आर्थिक गतिविधियों से जनता बेचैन थी। शिक्षित लोग अपने अपने क्षेत्र में सामूहिक प्रयास द्वारा सरकार तक अपना दुख दर्द पहुंचा रहे थे। क्योंकि हित सारे देश के साझे थे, इसलिए एक साझी संस्था की आवश्यकता थी, इसलिए इस संस्था को बनाया गया। इसके कई कारण रहे हैं, जैसे सर्वप्रथम है सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारत में चले सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में प्रशंसनीय योगदान दिया। क्योंकि उस समय में जो भारतीय समाज के चारों ओर अंधकार के बादल छा चुके थे, हिंदू समाज में सुनहरी सभ्यता का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। अब तक उसका पतन हो चुका था। भारतीय लोग वेदों तथा उपनिषदों में दर्शाए गए सत्य को भूल चुके थे। उनका स्थान अब अंधविश्वासों व व्यर्थ के रीति रिवाजों ने ले लिया था। समाज में जाति प्रथा तथा छुआछूत की भावना फैल चुकी थी। एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों से घृणा करते थे। स्त्रियों की भी दशा दयनीय हो चुकी थी। स्थिति में लोगों में किसी प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं किया जा सकता था। 19वीं सदी में चली सामाजिक धार्मिक सुधार की लहरें, ब्रह्म समाज जैसे आर्य समाज आदि ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की और समाज में प्रचलित अंधविश्वासों को दूर कर। दूसरा पॉइंट है हमारा पश्चिमी शिक्षा। भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में एक मीलपत्थर के प्रमाणित हुआ। इसे आरंभ करने में अंग्रेजों का उद्देश्य बड़ा सीमित था। वे भारत में एक ऐसे पढ़े लिखे वर्ग का निर्माण करना चाहते थे जो अंग्रेजों व भारतीयों के मध्य कड़ी का काम दे सके। परंतु पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भारतीयों के लिए वरदान साबित हुआ। उन्हें लोकतंत्र, स्वतंत्र व अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ। पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम द्वारा दी जाती थी। इसी कारण भारतीयों को ऐसी भाषा मिली जिनके द्वारा वे भारत के भिन्न भिन्न भागों में तथा भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। वे एक दूसरे की कठिनाइयों से परिचित हुए। उनको स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी सरकार उनका जो है शोषण कर रही है, इसलिए वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गए। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रेस तथा साहित्य की भूमिका। 19वीं सदी के दूसरे मध्य में राष्ट्रीयवादी तथा देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवादियों के समाचार पत्रों में अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली जन विरोधी नीतियों की आलोचना की जाती थी। इनके द्वारा सरकार को भारतीयों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कठिनाइयों से परिचित करवाया गया। भारतीय साहित्य ने भी भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की। बंकिम चंद्र जी चटर्जी द्वारा लिखा गया नावल आनंद मठ काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। चौथा पॉइंट है हमारा भारत के अतीत की खोज। 19वीं सदी से पहले भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना समाप्त हो चुकी थी। अंग्रेजों ने उनमें हीन भावना उत्पन्न कर दी थी। वे असभ्य हैं, वे शासन करने के योग्य नहीं हैं और बहुत से यूरोपीय व भारतीय विद्वानों द्वारा यह भी सिद्ध किया गया है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता की बड़ी महान थी। इसकी तुलना यूनान व रोम से की गई है। भारतीय सभ्यता को शिखरों तक पहुंचाने में अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अकबर आदि सम्राटों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। जब भारतीयों को अपनी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति के बारे में जानकारी मिली तो उनमें हीनता की भावना खत्म हो गई और इस प्रकार उनमें नई राष्ट्र भावना का विकास हुआ। अगला पॉइंट है हमारा जातीय मतभेद। अंग्रेजों द्वारा अपनाई जाने वाली जातीय मतभेद की जो भावना भारतीयों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई। 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्रों में यह वचन दिया गया था कि अंग्रेज भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, परंतु इनका कहीं भी पालन नहीं हुआ। भारतीयों को कितनी ऊंची पदवी मिल जाती, परंतु यूरोपीय क्लबों, होटलों और जैसे रेलों में जो डिब्बे होते थे उनमें वो अंग्रेजों के साथ एक साथ यात्रा नहीं कर सकते थे और उनके जो आवास स्थान थे उनके पास भी उन्हें मकान बनाने की अनुमति नहीं थी। वे भारतीयों के साथ अपमान का व्यवहार करते थे, उनको मार भी देते थे, तब भी उन्हें अदालत रिहा कर देती थी। भारतीयों को छोटे से अपराध पर भी सजा दी जाती थी और उनका बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ़ किया जाता था। उन्हें महसूस करवाया गया कि वे गुलाम हैं। इस कारण भारतीयों व अंग्रेजों में मतभेद बढ़ा।
अगला पॉइंट है हमारा अंग्रेजों की आर्थिक नीति। अगला पॉइंट है हमारा अंग्रेजों की आर्थिक नीति। अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व भारतीय व्यापार उद्योग बहुत उन्नत थे। लोगों की खुशहाली के कारण भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। अंग्रेजों के आने से व्यवस्था चमरा गई, भारतीयों के हितों को अनदेखा किया गया और किसानों पर कर लाद दिए गए, और अगर यदि वो कर नहीं दे पाते थे तो सरकार को उन्हें अपनी ज़मीन देनी पड़ती थी। भारतीय उद्योगों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई। भारत से कच्चा माल सस्ते दाम पर बरतानिया भेजना शुरू हुआ और वहाँ के उद्योगों द्वारा तैयार किया गया महंगा माल भारतीयों को खरीदने के लिए मजबूर किया गया। इस कारण अंग्रेजों की नीति के कारण भारत गरीब होता चला गया और भारतीयों में असंतोष बढ़ा। उनको लगा कि अंग्रेजों से बाहर निकाल कर ही मतलब जो भारत का कल्याण होगा। अगला पॉइंट है हमारे यातायात के संचार के आधुनिक साधन। 19वीं शताब्दी में संचार के साधनों से भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले साधन कम मात्रा में थे, इस कारण सामाजिक आर्थिक संपर्क कायम न हो सका। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए साधनों का विकास किया। भारत के विभिन्न भागों के लोगों को इकट्ठा होने का अवसर मिल गया इस कारण, और साधनों ने भारतीयों में जागृति उत्पन्न की। अगला पॉइंट है हमारा भारत की राजनीतिक व प्रशासनिक एकता। अंग्रेजों के आने से भारत कई राज्यों में बंट गया था, एकता की कमी थी। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया और एक ही इकाई में बांध दिया। सभी भारतीय अपने को एक समझने लगे, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला। अगला पॉइंट है हमारा भारतीयों को उच्च पदवियों से वंचित रखने की नीति। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखना राष्ट्रीय चेतना का कारण बना। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्रों में यकीन दिलाया गया कि उन्हें उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाएगी, वो भी बिना भेदभाव के, परंतु उच्च पदों से उन्हें वंचित रखा गया क्योंकि इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। उन्होंने जो सिविल सर्विस परीक्षा की जो बनाया था उसको कठिन बनाया गया, और अगर भारतीयों ने उनमें से जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष ने परीक्षा पास की, सरकार ने उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर निकाल दिया। सरकार की इस नीति ने भी भारतीयों में राष्ट्रीयवाद की जड़ों को और मजबूत किया। अगला पॉइंट है हमारा विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। विदेशी आंदोलनों ने गहरा प्रभाव डाला। यूनान की स्वतंत्रता प्राप्ति से फ्रांस की 1830 से 1848 की क्रांतियों से प्रोत्साहन मिला और उनको साहस हो गया कि वो एक होकर अंग्रेजों को गुलामी से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब वो